नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। सबसे पहले शहर की खास गतिविधियां। देश को स्तब्ध कर देने वाली घटना तमिलनाडु के कुन्नूर जिले से उस वक्त आई जब वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो गया। बताया जाता है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्वयं अपने परिवार के साथ इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके साथ ही 13 अन्य लोगों की मौत की भी जानकारी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस गंभीर दुर्घटना पर दुख जताया है। कन्नौज चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत की पत्नी, स्टाफ समेत कुल 14 लोग मौजूद थे। अभी तक 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो पाई है, जबकि बाकी लोगों को अस्पताल लाया जा रहा है। तमिलनाडु के कन्नूर में बुधवार सुबह यह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी स्टाफ मौजूद था। जिस जगह यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर आसपास पूरा जंगल है। यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत मौजूद थे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस विमान में मौजूद थी जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इनके अलावा बिपिन रावत का स्टाफ मौजूद था, जिसमें ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर डायरेक्टर असिस्टेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह स्पेशल ऑफिसर, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लेफ्टिनेंट नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत ने दिल्ली से सोलूर तक सफर कर रहे थे। यहां तमिलनाडु के वेलिंगटन में सीडीएस बिपिन रावत एक खास कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सीडीएस बिपिन रावत को वेलिंगटन के आर्मी कॉलेज में लेक्चर देना था। सुलूर से कन्नूर पहुंचा ये विमान क्रैश हो गया। जहां पर ये विमान क्रैश हुआ वो पूरा जंगल था। जहां पर ये विमान क्रैश हुआ वो पूरा इलाका जंगल का इलाका था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कन्नूर के आसपास खराब मौसम था जो इस हादसे की वजह बना हुआ है। हालांकि अभी तक हादसे के पीछे का सही कारण मालूम नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। सेना से जुड़े कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके बिपिन रावत देश के मौजूदा और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। 30 दिसंबर 2019 को बिपिन रावत को सीडीएस से नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने अपना कामकाज संभाला था। बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे थे। उज्जैन शहर में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले के ऊपर तगड़ी नकेल कस रखी है, फिर भी गांजा तस्कर मानने को तैयार नहीं है। इस कड़ी में तकिया मस्जिद के क्षेत्र में रहने वाले एक युवक रेहान नाम के इस युवक पर गांजे की तस्करी करने वालों ने गंभीर रूप से हमला करके उसे चोट पहुंचाई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। उज्जैन में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नशे का कारोबार करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन ये लोग नशे का कारोबार करने के लिए लोगों पर वार कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में रात में एक बार फिर तकिया मस्जिद के पास 4 बदमाशों ने रेहान नामक युवक के घर के बाहर उस पर हमला कर दिया। रेहान के घर के बाहर आरोपी गांजा बेच रहे थे। उसी बात पर रेहान ने आपत्ति ली थी और गांजा बेचने से मना किया था, जिस पर गांजा बेचने वालों ने रेहान पर चाकू और डंडे से हमला कर दिया। हमला करने वाले चारों ही व्यक्ति रिश्तेदार बताए जाते हैं। रेहान का कहना है कि वो मेरे घर के बाहर गांजा बेच रहे थे। मैंने गांजा बेचने से मना किया तो उन्होंने मेरे साथ लाठी, डंडे, चाकू, तलवार से हमला कर दिया। हमले में रेहान को सर में गहरी चोट आई है, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद महाकाल थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और फरियादी के बयान लिए। रेहान और ये हमारे घर के वहाँ पर गांजा बेचते हैं और मना करा तो वो लोग बोलते हैं कि तू कौन होता है बोलने वाला, पुलिस तो हमारी जेब में पड़ी है, हम पुलिस को पैसा देते हैं, तू कौन है, तू कौन वो है बोलने वाला। तो उन लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया, लड़, चाकू और तलवारों से। कहाँ की घटना है ये? जयसिंहपुरा तकिया मस्जिद। कितने लोग थे? 4 जने थे साहब, रेहान और राजू ठेकेदार और जुनेद और इसका एक और भाई का नाम नहीं मालूम। महाकाल पुलिस का कहना है कि चारों ही एक ही घर के लोग हैं। किस बात पर मारापीटी हुई है इसकी जांच की जा रही है।
जांच के बाद ही पता चलेगा कि विवाद क्या था और किन चीजों से हमला किया गया है। हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि बीवाड़ में अभी एक मजरूह को भर्ती किया गया है। जो तकिया मस्जिद पर लड़ाई हो गई उसमें उसको चोट लगी हुई है। तो इस सूचना पे से मैं अभी बीवाड़ में बयान लेने आया। यहाँ पे मजरूह का नाम रेहान हुसैन है, जिसके बयान लिए हैं। उसने बयान में बताया, बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों ने मारा ऐसा कुछ बताया है। अब एक ही परिवार के लोग हैं जिन लोगों ने मारपीट की, सभी बाप बेटे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना प्रतिबंध हटाए जाने के बाद में और समस्त जगहों पर कोरोना के मरीज कम होने के बाद में उज्जैन में भी प्रतिबंध हटने के बाद में 2 जगह मेलों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में एक जहां कालिदास अकेडमी में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया, तो कार्तिक मेला प्रांगण में कार्तिक मेले का आयोजन किया गया। और बीती रात कलेक्टर आशीष सिंह हस्तशिल्प मेले में अपने बेटे साहित्य के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों के झूलों में बैठकर पिता पुत्र ने खूब आनंद किए। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने सपरिवार हस्तशिल्प मेले में खरीदारी भी की। मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में भी तमाम कोविड प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद अब उज्जैन शहर में 2 मेलों का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा शिप्रा नदी तट पर कार्तिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं कालिदास अकादमी में हस्तशिल्प मेले का आयोजन जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। धीरे धीरे मेलों में अब रंगत देखने को मिल रही है। मंगलवार देर रात उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह भी अपने परिवार के साथ हस्तशिल्प मेले में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने परिवार के साथ खरीदारी की। कलेक्टर अपने बेटे साहित्य के साथ झूला झूलते हुए भी दिखाई दिए। कलेक्टर साहब ने ट्रेन में अपने बेटे के साथ बैठकर झूले का भी आनंद लिया। कलेक्टर ने मेले में आए व्यापारियों से चर्चा कर पूछा कि पिछली बार की तरह इस बार भी आमदनी हो रही है या नहीं। तो लोगों का कहना था कि पिछले 2 वर्षों से मेला नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्ष अच्छी आमदनी होती दिखाई दे रही है। उज्जैन पुलिस द्वारा अपराधियों को नस्तानाबूद करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कल की गई कार्रवाई में एक गोडाउन को ध्वस्त किया गया। वहीं आज की गई कार्रवाई में पुलिस और नगर निगम की जुगलबंदी से महाकाल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी के मकान को ध्वस्त किया गया। बताया जाता है कि इस आरोपी पर पहले से ही 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। उज्जैन पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों के मकान तोड़ने के अभियान के अंतर्गत आज सुबह तकिया मस्जिद के पास रहने वाले अड़ीबाज और शराब तस्कर का मकान जमींदोज किया गया। उज्जैन पुलिस द्वारा अब तक 7 से अधिक आरोपियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। महाकाल क्षेत्र में रहने वाले आमीन उर्फ काला निवासी तकिया मस्जिद के पास के खिलाफ थाने में अड़ीबाजी, मारपीट, शराब तस्करी सहित कुल 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस और निगम ने सुबह आमीन का अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने आरोपी के मकान पर हथौड़े चलाकर मकान को ध्वस्त किया। महाकाल थाना सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि आमीन उर्फ काला पर 15 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसमें अड़ीबाजी, नकली शराब, छेड़छाड़ जैसे कई मामले हैं। इसके अपराधों की लिस्ट बनाकर नगर निगम को सौंपी थी। निगम के सहयोग से आरोपी का अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है। गुंडा अभियान के तहत आज और एक कार्रवाई की गई है, जिसमें आमीन उर्फ काला निवासी बेगमबाग थाना महाकाल क्षेत्र, जिसके विरुद्ध लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध थे। अपराध कई गंभीर धाराओं में पंजीबद्ध थे। हैबिचुअल ऑफेंडर है ये और आदतन अपराधी काला का आज अवैध निर्माण नगर निगम द्वारा तोड़ा गया है। काला के विरुद्ध हफ्ता वसूली, अवैध शराब बेचना, महिला संबंधी अपराध, जहरीली शराब जैसे कई प्रकरण पंजीबद्ध।
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आज मंगला परिसर का औचक निरीक्षण किया और साथ ही अपने स्टाफ के साथ मौजूद कलेक्टर आशीष सिंह ने यहां पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर परिसर में ही भगवान महाकालेश्वर के प्रसाद का एक काउंटर भी लगाया जाए। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया तथा 2 शिफ्ट में काम करने की बात कही। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आज अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मंगलनाथ मंदिर का औचक निरीक्षण किया। मंदिर परिसर के बाहर लगी फूल प्रसादी की दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए कियोस्क बनाने के निर्देश निर्माण एजेंसी को कलेक्टर ने दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री एस रावत, एसडीएम संजीव साहू, पूर्व विधायक महेंद्र राजेंद्र भारती, तहसीलदार अभिषेक शर्मा, मंदिर प्रशासक के पाठक मौजूद थे। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान भात पूजा स्थल, मंदिर परिसर कॉरिडोर एवं प्रवेश व निर्गम स्थलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मंदिर की वेबसाइट तैयार की जाए तथा मंदिर विकास का एक समग्र प्लान बनाकर प्रस्तुत किया जाए। कलेक्टर ने मंदिर के सामने नए पार्किंग क्षेत्र विकसित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने मंदिर परिसर में कई स्थानों पर लाल पत्थर एवं ग्रेनाइट उखड़े पाए जाने पर उनके मेंटेनेंस के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के उपरांत मंगलनाथ मंदिर में दर्शन भी किए। ये कितने का काम था ये टोटल अभी आप बता रहे हो कितना हो गया कितने का खत्म हो गए इसमें सिर्फ हमको एक चीज़ ये जो शिखर था ये हमने स्टोन क्लेडिंग के टाइम में लिया था उज्जैन के मोक्षदायिनी मां शिप्रा को शुद्ध करने के लिए तमाम साधु संत धरना प्रदर्शन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानीदास जी महाराज 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उज्जैन में करोड़ों रुपए लगा दिया गया है शिप्रा को प्रवाहमान और शुद्ध बनाने के लिए, लेकिन तमाम गंदे नालों का पानी शिप्रा में मिल रहा है। उज्जैन गुरु दत्तात्रेय अखाड़े पर साधु संतों ने मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के जल को आचमन करने व शुद्धिकरण को लेकर षड दर्शन मंडल की अगुवाई में सुबह 9 बजे बैठक का आयोजन किया गया। साधु संतों ने शिप्रा नदी का दौरा करने के बाद बताया कि उज्जैन महाकुंभ में लाखों करोड़ों रुपए शिप्रा शुद्धिकरण के लिए आता है, लेकिन मां शिप्रा की स्थिति जैसे की तैसी है। इधर उज्जैन को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, परंतु मां शिप्रा नदी की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। इंदौर से आ रही खान नदी का प्रदूषित पानी एवं फैक्ट्रियों का दूषित पानी व शहर के गंदे नालों का पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है, जिसके कारण देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु एवं साधु संत शिप्रा में स्नान व शिप्रा के जल का आचमन तक नहीं कर पाते हैं, जिसके विरोध में संत समाज ने आज दत्त अखाड़े पर बैठक कर शासन व प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए बैठक का आयोजन किया और शासन व प्रशासन को चेतावनी दी कि मां मोक्षदायिनी शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए निर्णय नहीं लिया तो संत समाज द्वारा कल से धरना प्रदर्शन देकर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें दूर प्रदेश से लाखों की संख्या में साधु संत एकत्रित होंगे। शिप्रा शुद्ध होगी उसी दिन अन्न ग्रहण करेंगे। ये सब नाले हमारे दत्त अखाड़े के सामने रामघाट पे एक विशाल नाले का शिप्रा के अंदर मिलन होता है, आगे चक्र तीर्थ पे मिलन होता है, मंगलनाथ के ऊपर नाले का मिलन होता है। करोड़ों रुपए की योजनाएं शासन के द्वारा शिप्रा को शुद्ध करने के, नाले को बंद करने के लिए की जाती है, जो सिर्फ कागज़ में होती है और ख़त्म हो जाती है, और शिप्रा माता वहाँ की वहीं रह जाती है, जिसके जल में भी स्नान करने खुजली और कई प्रकार के रोग बीमारी होने की खतरनाक संभावना है। कल से कितने साधु संत बैठेंगे धरने पर, वो कब तक? अनिश्चितकालीन समय समय पे सब पलटते रहेंगे, बैठते रहेंगे, बाकी भी धरना चालू रहेगा जब तक के सारे नाले बंद नहीं होंगे, जब तक के खान नदी को नहर के द्वारा बाहर ला के दूसरी जगह नहीं छोड़ा जाएगा और देवास का पानी भी बाहर निकाला जाएगा, तब तक के धरने चालू रहेंगे और आगे आगे इसके कदम बढ़ते जाएंगे। दत्त अखाड़ा में पीर जी की अध्यक्षता में षड दर्शन साधु समाज के सभी संत महंत मंडलेश्वर एकत्रित हुए और शासन के द्वारा जो शिप्रा की उपेक्षा की जा रही है इसके लिए सब एकत्रित हुए, क्योंकि
कुंभ पर्व में या अन्य पर्व पे केवल स्नान का ही महत्व है। देश विदेश से जो लोग आते हैं और संत महंत जो है सिंहस्थ के अंदर स्नान करने आते हैं, लेकिन शासन का ध्यान शिप्रा की ओर कहीं भी आज तक नहीं गया। और पूरा इंदौर का, जो इंदौर को स्वच्छता में 1 नंबर बताया गया, लेकिन इंदौर शहर के पूरे मल मूत्र जो है खान नदी के माध्यम से त्रिवेणी के यहाँ शिप्रा में मिलता है। शिप्रा जो है मोक्षदायिनी नदी है, गंगा जी से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ जो स्नान करता है उसकी मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस खान नदी को शासन से मांग की जा रही है कि खान नदी को खुली नहर के द्वारा कालियादे महल तक खुली नहर बनाई जाए और ये खान नदी का जो पानी है तुरंत जो उसके ओर ले जाया जाए ताकि शिप्रा शुद्ध हो सके। दूसरा, शिप्रा जो दूषित हो रही है वो देवास की फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी मिलता है उससे भी शिप्रा दूषित होती है। शहर के नाले जो है मिलते हैं, होटलों के जो है वहाँ का गंदा पानी भी शिप्रा में छोड़ा जाता है। इन सब से जो शिप्रा दूषित हो रही इसके ऊपर शासन को तुरंत ध्यान रखना चाहिए। शासन बड़े बड़े पुल बना रही है, रोड बना रही, सब बना रही है, लेकिन हमें शिप्रा स्वच्छ चाहिए। माता गंगा के पाप को हरने वाली शिप्रा महारानी आज नालों से दूषित है। सरकार से मांग है कि जो भी नाले शिप्रा के अंदर मिलाए जा रहे हैं इसको तुरंत बंद किया जाए। ये जो उज्जैन के अंदर बड़ी बड़ी होटलें बना रखी है, इन सब का गंदा पानी सब शिप्रा के अंदर जाता है। नामी ग्रामी बड़े बड़े नामी लोगों ने होटलों को बना के वो सारा पानी शिप्रा के अंदर शिप्रा को अशुद्ध करा जा रहा है। और खान नदी का जो पानी है इसको बाहर बाहर नहर के द्वारा लाना चाहिए शासन को। जो ये नाले के बना रखे हैं पाइप योजना पहले भी फेल थी, आगे भी फेल रहेगी। अगर खान नदी को दूर करना है तो सिर्फ नहर की एक योजना है जिसको शासन तुरंत लागू करके इसको निकालना चाहिए। नागा बाबा लोग और समाज लोग आगे आक्रोश दिखाएंगे और रणनीति करेंगे और कल 11 बजे तक पखाड़ा घाट से धरना चालू होगा। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से एक और नई पहल की गई है। अब दर्शन व्यवस्था में शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक की दर्शन व्यवस्था के लिए गेट नंबर 5 पर ऑटो कॉल की व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बताते चले कि भस्मारती की जो व्यवस्था है वह पूर्व की तरह ही है। भस्मारती के दौरान मंदिर में दर्शनार्थियों को गर्भगृह में जाने की प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों के परिपालन में 6 दिसंबर से श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ किया जा चुका है। अभी ये व्यवस्था प्रायोगिक रूप से प्रारंभ की गई है। सामान्य दर्शनार्थी हेतु भीड़ की स्थिति को देखते हुए गर्भगृह से दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामान्य दर्शनार्थी शंख द्वार से फैसिलिटी सेंटर, मंदिर परिसर, कार्तिकेय मंडपम से रैप उतरकर गणेश मंडपम की बैरिकेड से नंदी मंडपम से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे एवं दर्शन उपरांत निर्गम रैप से प्रस्थान करेंगे। प्रशासक धाकड़ ने बताया कि प्रवेश बंद के दौरान रुपए 1500 की रसीद पर 2 श्रद्धालु, लघु रुद्र की रसीद पर 3 श्रद्धालु और महारुद्र की रसीद पर 5 श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भगवान के गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान भी श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भगवान का केवल जलाभिषेक ही कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा की गई है। यदि श्रद्धालु के परिवार के 3 सदस्यों को गर्भगृह में जल अर्पित करना है तो उन्हें रुपए 1500 की एक रसीद के अलावा रुपए 1000 की एक अतिरिक्त रसीद कटवाना होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के अधिकृत 16 पुजारी एवं 22 पुरोहित अपने यजमानों के लिए एक दिवस में अधिकतम 1500 रुपए की 3 रसीद व लघु रुद्र की 2 रसीद ही काउंटर से कटवा सकेंगे। रसीद कटाने वाले श्रद्धालुओं को अधिकृत पुजारी, पुरोहित और उनके प्रतिनिधि द्वारा परिचय पत्र धारण कर यजमानों को गर्भगृह में प्रवेश कराया जा सकेगा। मंदिर गर्भगृह में किसी भी प्रकार का पूजन, अभिषेक, आरती इत्यादि किया जाना तथा दूध, फूल, प्रसाद या किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। भगवान श्री महाकालेश्वर को केवल जल अर्पित कर तत्काल बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे।
रसीदधारी श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वार क्रमांक 4 से प्रवेश कर विश्राम धाम से सभा मंडप चांदी द्वार से गर्भगृह दर्शन हेतु प्रवेश करेंगे व वहां की गई व्यवस्था अनुसार ही महाकालेश्वर भगवान का जलाभिषेक कर जल द्वार से बाहर आएंगे। प्रवेश बंद के दौरान रसीद लेकर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें पुरुषों को 16 व महिलाओं को साड़ी में ही गर्भगृह में प्रवेश दिया जा सकेगा। काउंटर में 3 व्यवस्थाएं हैं। तीनों व्यवस्थाओं में अलग अलग जो ऑफलाइन का विषय जो सुबह का रहता है, जिसमें 9 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है फॉर्म बांटने की। आधे पौन घंटे में फॉर्म बढ़ जाते हैं, उसको हाथों हाथ पुलअप करवा के और उन्हें भस्मारती की परमिशन दे दी जाती है। 12 बजे से जो पंडित पुजारी की प्रोटोकॉल की व्यवस्था रहती है, पंडित पुजारियों की व्यवस्था के बाद में ये श्रृंखला शुरू होती है, जो हमें 7 बजे से लेकर तो रात को 10-11 बजे तक। ये तत्काल व्यवस्था, ये तत्काल व्यवस्था है। इसमें 200 रुपये शुल्क रखा गया है तत्काल में। जी सर ये जो है अभी से चालू करी कि पहले से चालू थी ये तत्काल वाली? सर ये अभी दर्शनार्थियों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए ये देखा गया है कि उन्हें परेशानी होती है और भस्म आरती नहीं मिल पा रही है। इस कारण से जो बाकी शेष संख्या बचती है उन्हें तत्काल में परिवर्तित करके उन्हें परमिशन तत्काल में दी जाती है। बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाकाल टुडे।